नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। स्लम सोसर एकेडमी के संचालक प्रोफेसर विजय बारसे के साथ खास मुलाकात मुकनायक इंडिया टीवी के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर भास्कर सुमन के साथ। नागराज मंजुले द्वारा बनाई गई हिंदी फिल्म झुंड प्रोफेसर विजय बारसे के जीवन पर बनी है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ नागपुर के ही अनेकों कलाकारों ने अभिनय कर नागपुर नगरी का नाम रोशन किया है। देखते हैं मुकनायक इंडिया टीवी के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर भास्कर सुमन द्वारा लिया गया साक्षात्कार प्रोफेसर विजय बारसे के साथ। नमस्कार, मैं जय कुमार मुकनायक चैनल की तरफ से, इंडिया टीवी चैनल की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं मानकापुर नागपुर में। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे स्लम सॉकर करके एक एकेडमी है जो गरीब बच्चों के लिए फुटबॉल की पूरी ट्रेनिंग्स दी जाती है, जिसके जो ओनर्स है, जिसके जो प्रोप्राइटर्स है प्रोफेसर विजय बारसे सर, हम उससे मिलने के लिए आए हैं। इनकी एक फाउंडेशन है, जितने भी गरीब बच्चे, जितने भी स्लम के एरिया के बच्चे, यही नहीं तो बाहर गाँव के भी जो बच्चे हैं, नागपुर के बाहर के बोलो, अदर स्टेट्स के जो बच्चे बोलो, उनको सर यहाँ पे लाते हैं। वहाँ पे टूर्नामेंट उनके स्टेट्स में या उनके सिटीज़ में सर अरेंज करते हैं। वहाँ से बच्चे सिलेक्ट करते हैं, चाहे में जिनकी जिज्ञासा है, जिनकी क्यूरियोसिटी है फुटबॉल सीखने की, पढ़ने की, और जो आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश का भविष्य बन सकते हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके लोग यहाँ पे लाते हैं सर। अपने बारसे सर यहाँ पे लाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था सब करते हैं, उनका इंश्योरेंस, मेडिकल सभी चीज़ें करते हैं सर यहाँ पे। और सर उनको पूरा ट्रेनिंग करते हैं, और उनको सर का भी एक सपना है कि अपने यहाँ का जो प्लेयर है नेशनल लेवल पे जाए, यहाँ पे ICL में जाए, उनका भी सिलेक्शन हो। तो सर बहुत मेहनत से अपना प्रयत्न कर रहे हैं, और सर ने ये काम अभी से नहीं बहुत पहले से चालू किया है। एक प्रेरणा मिली है उनको, किस तरह से उनको प्रेरणा मिली हम सर से जान लेते हैं, उनके तरफ से कैसा उनके मन में ख्याल आया ये सब करने का हम सर से हम जान लेंगे हम उनसे। तो आइए हम सर से मिलते हैं। जो बाहर गाँव के जो लोग हैं उनको भी सर, बाहर गाँव के बच्चे अंडर 14 जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं, जिनमें पढ़ने की जिज्ञासा है, खेलने की जिज्ञासा है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। हमारे जो मुकनायक इंडिया टीवी चैनल के जो संपादक है डॉक्टर भास्कर सुमन जी, ये हमारे साथ में है, वो उनका इंटरव्यू लेंगे। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने अपना जो व्यक्ति विकास के अंतर्गत हम ये जो बाइट्स ले रहे हैं, तो उन्होंने कैसा अपना करियर स्टार्ट किया। सर ने अपने बारसे सर ने कैसा अपना करियर स्टार्ट किया, जीरो से हीरो कैसे बने, सर किस तरह से स्ट्रगल किए अपने लाइफ में और इस तरह का मुकाम कैसा हासिल किए। तो आइए मिलते हैं हम पहले भास्कर सर। तो सर नमस्कार। तो सर आप हिस्लॉप कॉलेज में एक प्रोफेसर रहे हैं जी, और फुटबॉल की तरफ आपका यानी इंटरेस्ट कैसे जाग गया है? सर ये फुटबॉल एक यानी अपने ही देश का नहीं, लेकिन सारी दुनिया में फुटबॉल खेला जाता है, और सबसे ज़्यादा फुटबॉल के खिलाड़ी है, और खिलाड़ियों से ज़्यादा फुटबॉल को प्यार करने वाले जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम समझते हैं क्रिकेट के, लेकिन ऐसे दुनिया में अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में फुटबॉल की ही चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं। आप पूछेंगे मैं कैसे फुटबॉल की ओर पलटा हूँ, हालांकि मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, ये कोई कंपनी या प्रोप्राइटरशिप नहीं है। ये गरीबों के बीच में काम करने के लिए 2002 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और मैं कॉलेज में भी स्पोर्ट्स का ही प्राध्यापक था, तो नेचुरली मैं स्पोर्ट्स के लिए ही काम करूँगा, और स्पोर्ट्स के थ्रू स्पोर्ट्स में जितने भी इसके यानी जो कर सकते हैं वो बातों के व्यतिरिक्त स्पोर्ट्स का माध्यम, और उसमें भी फुटबॉल का जो माध्यम है, फुटबॉल को माध्यम बना के ये जो गरीब झोपड़पट्टियों के बीच में अंडर प्रिविलेज जो बच्चे रहते हैं, और इनके प्रति हमें कोई अलग ही भाव रखते हैं कि इनकी ओर में देखने से ऐसे पता चलता है कि इनको ठीक से रहना नहीं आता है, कपड़े लत्ते नहीं पहनते हैं, सफाई पसंद नहीं है, और जब देखो तब ये कोई बुरी बातों में दिखेंगे, खर्रा खाते हुए दिखेंगे, खर्रा खा के कहीं भी थूकते हुए देखेंगे, कभी दारू शराब गांजा इसी के बीच में दिखेंगे, और इसके लिए लगने वाला पैसा भी फिर उसी तरीके से आते हैं पास पड़ोस के लोगों की ओर से। उनके यहाँ कुछ चोरी करो, कोई बैग लिफ्टिंग करो, कोई पिक पॉकेटिंग करो, इस प्रकार से हम उनके जीवन के प्रति जो एक विचार रखते हैं। अब वो जो विचार है, अब अगर मैं टीचर हूँ तो मैंने उनके प्रति सोचना चाहिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कि मैं अपने आप को अभी तक यानी इतने
उम्र के बाद भी मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि मैं शहरी बना हूँ या नहीं बना हूँ। मैं अभी तक अपने आप को उसी लेवल पे गिनता हूँ। ग्रामीण से आया तो ग्रामीण क्या और इधर झोपड़पट्टी के एक जैसी। तो मैं जब वहाँ से निकल के शहर में आया तो वो तो ज़रूर छूटा, मेरा विलेज ज़रूर छूटा, लेकिन उसका प्रभाव तो मेरे ऊपर में जो हो गया था वो तो प्रभाव नहीं छूटना था। तो मैं भी ये समझ लो कि मैं भी स्लम का, मैं भी गरीबी से, और ऐसे प्रकार से जब आदमी ऊपर आ जाता है उसकी सोच कायम रहती है तो वो हमेशा सोचते रहता है कि यार ये भी बहुत गरीब है, या ये इस हालत में इनको कैसे, इनको कुछ ना कुछ तो मदद की जाए। तो ये एक शुरुआत है कि शुरुआत थी कि हमने ये जो सोच हमारे दिल में थी कि कुछ किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ ना कुछ करने की तुम्हारे बीच में एक ललक जागनी चाहिए। तो सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको, कैसा ख्याल आया आपको? जैसा आप प्रोफेसरशिप में थे, प्रोफेसरशिप करते करते आपको ये ख्याल कैसा आया कि अपन ने ये जो अनाथ बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, इनके लिए अपन ने फुटबॉल के लिए अपन ने ये करना चाहिए, ये कैसा आया आपको? मैं जिन बच्चों को रोज, मेरा कॉलेज वहीं पे है, भोले पेट्रोल पंप नागपुर का वहीं पे है, जहाँ पैसेंजर उतरते हैं उनके हालत में देखता। मैं रोज इन बच्चों को, वो झोपड़पट्टी के बच्चों को वहाँ से निकल के रास्ता पार करके देखता था, और इनका जीवन जिस प्रकार से बेकार जा रहा था ये भी देखता था मैं। और रोज और हॉकी के ग्राउंड के किनारे पे बैठे रहता था, हॉकी छोटी दीवार के ऊपर, मैं और मेरे दोस्त लोग। तो सवेरे इनको चोरी करते देखता था, लेकिन उस दिन मैंने इनको फुटबॉल खेलते हुए देखा। वो प्लास्टिक की फूटी बकेट को किक कर रहे थे फुटबॉल समझ के। मैं देखते रहा और ये महसूस करते रहा, ये समझते रहा कि अरे इनको सही में अगर मैं फुटबॉल दे दूँ, एक फुटबॉल सही में दे दूँ, और कल भी बुलाओ तो कल भी आएंगे फुटबॉल खेलने के लिए। उनको बोलूँ मैच खेलना तो ज़रूर आएंगे। और बस यही मेरे को वो मिशन मिला कि अब मैंने इनको फुटबॉल के बहाने से अपने पास बुलाना, 1-2 घंटे रखना। तो 1-2 घंटे जब ये मैदान पर रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, बुरी बातों तो अपने आप छूट जाएगी ना। मैदान पे खेल रहा तो कौन खर्रा खाएगा, कौन गुटखा खाएगा, कौन बीड़ी पिएगा, नहीं पी सकते अपने तो हाँ। और वो भी बचते हैं, खाली अपने को देना पड़ता है अपना समय। तो मैंने उनको समय देने की कोशिश की। 2001 में मेरा ध्यान इनकी ओर में गया, और तब से मैंने इसको अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मैं ये झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए बाहर ले आऊँगा। मैं उनको फुटबॉलर नहीं बनाता, मैं फुटबॉल के थ्रू इनके जीवन में प्रभाव डाल के उनका व्यक्तिगत जीवन बदलने की कोशिश करता हूँ। तो जो भावना आप में जागृत हुई थी स्लम्स के लड़कों को लेकर, और वो कामयाब भी हो गई, उसके बाद ये जो बहुत बड़ी फिल्म बनाई गई, तो इसके बारे में कुछ बताइए। यानी ये सिलसिला कैसे चला यहाँ तक, यानी वो यहाँ तक पहुँच गया? देखिए, जब मैं काम कर रहा था, मैंने काम 2001 से शुरू किया, तो यहाँ तो उसका कोई बहुत बड़ा ये नहीं था। खाली मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था, लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था। तो वो स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस शहर में इसका पता चलता था, और वो पता चलते चलते ही और भी मीडिया का ध्यान इस पे जा रहा था। तो इंटरनेशनल मीडिया का बहुत बड़ा ध्यान इस पे गया, और इंटरनेशनल मीडिया जैसे स्टार स्पोर्ट्स है, BBC है, इन लोगों ने उन दिनों में डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की, यूरोप में दिखाई डॉक्यूमेंट्रीज। और फिर वो जब देखी गई तो यूरोप से चीज़ जब इंडिया वाला देखता है तो उसको ज़्यादा पसंद करता है ना। हाँ, तो उनको भी लगा अपन ने भी इसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्री जो फैल गई, और उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान इसके ऊपर गया, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा ध्यान इस पर नहीं गया था। वो ऐसी कभी तो भी छपा देते थे, और बल्कि एक समझिए कि उनको तो मेरे प्रति घृणा भी पैदा हो गई थी कि मैंने भी उनको बोला था, मेरे को भी किया था। मेरा भी अपना ये है, उसूल है कि अगर मेरे को कोई छेड़ दे, जैसे आपने बोला, तो कोई अगर मेरे कॉन्शियस को नहीं पड़ी तो मैं तुरंत आपका विरोध कर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तुरंत विरोध हर एक को अखरता है।
मीडिया का भी ऐसे कुछ हुआ होगा कि उनको तुरंत कोई बात ऐसी खल गई होगी, क्योंकि हमने चैलेंजिंग टाइप से बोल दिया था, तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, बिल्कुल तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। क्या मतलब है तुम्हारे पास में आने का? अरे एक दिन ऐसा, मैं क्रिएटर हूँ और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे को ढूंढती हुई आओ। बिल्कुल तो ये तो उनके लिए चैलेंज वाली बात थी ना, कि यार ये तो आदमी बहुत ज्यादा अखड़ू है। खैर वो मेरा ईगो था और मैं काम कर रहा था ना, मैं थोड़ी और उनसे कोई मदद मांग रहा था कि मेरे को मालूम था कि ये प्रेस में छपाएंगे इतना सा और उसके लिए मेरे को एहसान जताएंगे क्या? ये आपका जो मीडिया होता है ये हजार लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। उनका ये है कि अगर तुम नागपुर में काम करो तो सिटी में भी हर एक प्रेस के रीडर ठहरे हुए रहते हैं, तो पूरे सिटी तक फैलता नहीं था। इसलिए मेरे को मालूम था कि इनसे कोई मदद की ज़्यादा अपेक्षा नहीं, पर वो दुखित हुए थे। तो सर इतना बड़ा ये जो कारवा चलाया आपने, इसके लिए बहुत से अपने को फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है। हमने ये भी सुना है कि आपने अपनी सैलरी, अपनी वाइफ की सैलरी, इस पे आपका पूरा योगदान आपका रहता है। एक समाज सेवा ही कर रहे हो आप सर, सही है? तो इतना बड़ा कारवा संभालने के लिए सर कैसा है कि बहुत से फंड की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कैसा मैनेज करते हो आप ये सब चीज़? देखिए, पहले तो आप ये पक्का जानिए कि अपने देश में फुटबॉल के लिए कोई 50 रुपये डोनेशन देने वाला व्यक्ति नहीं है। बहुत बहुत रेयर मिलेंगे जो फुटबॉल खेले हैं, फुटबॉल के शौकीन है, वही सोच सकते कि ले जा 100 रुपया, वो भी 1000 रुपये नहीं निकालेंगे। ये अपनी प्रवृत्ति है फुटबॉल के प्रति। क्रिकेट के प्रति जो 10,000 देने वाला अपने लिए 100 भी नहीं देता। तो फिर ये तो मिशन मेरा था ना, मेरे किसी ने थोड़ी बोला था कि तू ये कर। जब मैंने बोला कि मैं ये करूँगा तो नेचुरल है मुझे करना है। तो ऐसे इसमें तुम्हारा पार्टनर सबसे पहले घर में हो सकता ना। तो मेरी मिसेस ने मेरे को मदद की है और हम दोनों का मिशन था कि हाँ हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम बढ़ाते रहे, ये बढ़ाते रहे। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारा काम है, ये इंटरनेशनली नोन है। बिल्कुल बड़े बड़े जो बिजनेस घराने होंगे उनको सबको मालूम है यहाँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि तुम्हारे काम के प्रति, तुम्हारे प्रति अगर लोगों का विश्वास है कि तुम उनके जो 1 लाख रुपए तुमको मिल रहे हैं, उसका काम जिस काम के लिए कर रहे हो उस काम के लिए अगर तुम करोगे तो वो तुमको दोबारा 1 लाख देगा। लेकिन अगर उसको पता चला कि मैंने इसको 1 लाख दिया था, इसने 10,000 खर्चा किया, 90 खा गया, तो दूसरे साल कोई नहीं देता। ये बिल्कुल पक्का समझ लो। तो आज की तारीख में जो है कि हमारे कामों पे विश्वास है, लोग आके स्वयं इसको देखते हैं, आपके थ्रू सारी चीज़ें आप बाहर आती है। और फिर ये बड़ा पार्ट है, लेकिन हमारे पास बेसिक अमाउंट आज की तारीख में मौजूद है। हम दोनों रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं मिस्टर, और हमको कोई खर्चा नहीं है। ये कपड़े भी खादी वादी वाली पहनते हैं, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। 4 व्हीलर का शौक नहीं है ऐसे, ये 4 व्हीलर में बेकारी में चले, पेट्रोल जलाए, ये हमारे पास नहीं। हमको मालूम हमारा दोनों की पेंशन बड़ी है और शौक नहीं है। तो ये वो भी एक यानी जिसको बोलते हैं ना, यानी तुम्हारे पास इतना अमाउंट तो सर्टन है, यानी 1-1.5 लाख अमाउंट हमारे पास सर्टन है पर मंथ, जो हम इनके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। जैसे हमारी एकेडमी है, बाद में जब पढ़ने के लिए हम बच्चे रह जाते हैं, और जो स्लम से जो बच्चे जुड़ गए थे, ऐसे बच्चे, अब कोई बच्चे इनमें से PhD कर रहा है, कोई हायर एजुकेशन में अभी है, तो लोगों का ध्यान रहता है। ऐसे खादी अपील की जाए, हमारे इससे खादी अपील डाल दी, ये बच्चा अभी PhD कर रहा है तो नेचुरल PhD का खर्चा बढ़ा है, या ये बच्चा अभी ये फलाना टेक्निकल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो डोनेशन तो वहाँ भयानक रहता है। और ये ऐसे लिख दिया जाए तो यकीन मानो बहुत टाइम नहीं लगता, कोई ना कोई हमको बराबर पूछता है, कांटेक्ट करता है और पैसे देता है। CSR फंड है, वो भी हमारे पास में आते हैं पैसे। हम पैसे, किसी की दिए हुए पैसे का विश्वासघात नहीं करते, इसलिए कि हमारे पास में अपना सब कुछ है। तो सर अपनी ये जो एकेडमी है अपनी, इसको किस लेवल पे पहुंचाना चाहते हो? आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है कि क्या और आगे क्या करना चाहते हो? देखो, जब मेरा ड्रीम या मेरा मिशन जो था डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल के थ्रू मैं वैयक्तिक विकास करूँगा। अब ये मेरा मैसेज जो है कि हम कुछ कर सकते हैं, मैसेज तो झुंड ने पहुँचा दिया हर एक तक। बिल्कुल। और उसके बाद में, इसके भी पहले मेरे पास भी इस काम में काम करने के लिए कई वॉलंटियर्स, हाईली एजुकेटेड वॉलंटियर्स है, डॉक्टर्स है, PhD है, इंजीनियर्स है, MBA वाले आते हैं लोग,
हेल्प करने के लिए। जब ये लोग पूरा आ गए हाईली एजुकेटेड, मैं केवल ग्रास रूट देता हूँ, मुझे ऊपर का कोई जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली इतना रहता है मेरा एक ही ऑफिस को, ये देखो पैसे का मिसयूज मत करना, तुम खर्चा कर सकते हो। अरे मैं हवाई जहाज से चलता तो तुम AC 2 टायर से चलने के हकदार तुम भी हो, बिल्कुल करो। मैं अगर गुलाब जामुन खा के उसका नहीं कोई हिसाब पूछता, तुम भी आलू बोंडा खाओ, कोई नहीं पूछे, लेकिन रसीद रखो, हिसाब रखो, मिसयूज मत करो, मिसयूज मत करो। तो लोग ये पैसा देते हैं और इस पैसे का सदुपयोग होता है, लोग ये जानते हैं कि हम गलत काम नहीं करते। नहीं, ये तो है सर की फंडिंग होती है, आपका ये सब कारवा चलता है और आप किसी पे डिपेंड भी नहीं हो। आपकी जो पेंशन है, आपका जो फंड है, आप एबिलिटी है आप में, सही है, आप सफिशिएंट है वो। लेकिन जैसा इस एकेडमी का आपने जो स्टार्ट किया, तो इसको किस लेवल तक का पहुंचाना चाहते हो, थोड़ा सा ये इसमें जब थोड़ा सा पहले प्रकाश हमने डालिए। अपना एक एम पूरा कर लिया तो अब ऐसा लगता है कि इसको देखने के लिए बहुत लोग वॉलंटियर्स आ गया है, तो फिर दूसरा मिशन लेना चाहिए। तो अभी 2 साल से हमने दूसरा मिशन लिया और उसका टारगेट रहेगा कि 5 साल में हम अपने देश के लिए कोई एक आधा प्लेयर नागपुर से पैदा करेंगे, ये झोपड़पट्टी से पैदा करेंगे। देखो झोपड़पट्टी में किसी की नज़र नहीं है, लेकिन झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं ना, वो बीमार नहीं होते, खाना मिले नहीं मिले दौड़ सकते बेटे। ये हमने देखा है। जंगलों में रहने वाले बच्चे जो है ना, अभी भी स्कूल के लिए 8-8, 10-10 मील दूर चल के आते स्कूल टाइम में, जाते 8-10 मील वापस, यानी रोज का 15-20 मील का जिनका ये है। और बच्चे हैं, अरे ऐसे बच्चे कितने मजबूत हैं, इनकी टांगों में कितनी ताकत है, इसका उपयोग किसी करना किसी के दिमाग में नहीं आया, और ये हमारे पास में है कि अब हम इन बच्चों का उपयोग अपने देश को फुटबॉलर देने के लिए करेंगे, ये हमारा एम है। तो इसके तहत हमने वहाँ से जंगल से, विलेज से, स्लम से बच्चों को जमा करना शुरू किया, और उन बच्चों का 5 साल का हमारा एम है, मिशन है हमारा, कि जब पहली साल बच्चा आता है तो 14 साल के नीचे यानी स्कूल में जाना ही है, तो स्कूल के टूर्नामेंट होते हैं, कम से कम उन्होंने डिविजनल टूर्नामेंट जीतना चाहिए, दूसरे साल में स्टेट लेवल, तीसरे साल में नेशनल, चौथा साल आता है यानी 13 या 12 साल का बच्चा ये 16-17 की ओर में आ जाता है। तो 16-17 साल का प्रॉपर एज शुरू होता है। इस एज में आके वो ISL के लिए प्लेयर, अब ISL के जो मालिक लोग हैं सब आप लोग की दया से हमको हमारे से परिचित है, इनके मालिक हमारे प्रति अच्छा विचार रखते हैं, वो लोग प्लेयर मांगते हैं। ये रेगुलर फुटबॉलर का इनका कोई नज़रिया नहीं है ना, तो इनसे नहीं मांगते, उनको मालूम है ये लोग मेहनती लोग का काम करते हैं, हमसे प्लेयर मांगते हैं। हमारा एक भी प्लेयर अगर ISL में खेल ले तो इस शहर का नाम हो जाए, इस एकेडमी का नाम हो जाए, वो प्लेयर की ज़िंदगी बन जाएगा, वो दूसरे के लिए मॉडल बन जाएगा। 5वां साल जब आएगा तो हम इनमें से चाहते हैं एक भी प्लेयर अगर हम इंडिया को दे सके तो अपने शहर का नाम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।